हेलो स्टूडेंट्स, विज़न आईएसटी प्रयागराज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के विभिन्न वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को क्रमशः हल करेंगे। उस कड़ी में आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा 2019 के क्वेश्चंस में साइंस टेक्नोलॉजी के आए हुए प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। आगे इसी सीरीज़ में अन्य एक्सपर्ट्स भी अपने अपने विषय के संबंध में आप लोगों से चर्चा करेंगे। इसमें यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जैसा आप देख रहे हैं हमारे यहाँ में बी सीरीज़ है, उसी क्वेश्चंस को उठाया गया है और एज इट इज़ हिंदी वाले क्वेश्चंस को यहाँ टाइप कर दिया गया है। इसमें अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ लेकर के चलेंगे। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की? एंडोक्राइन ग्लैंड से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स को छोड़कर के अन्य प्रकार के केमिकल को एक्सक्रीट करती हैं, उनका बहिर्स्राव करती हैं। 4 विकल्प हैं, एड्रेनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्न्याशय और थायराइड। इसमें अग्न्याशय अथवा पैंक्रियास जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। वो मिश्र ग्रंथि इस प्रकार से है क्योंकि एक ओर वो इंसुलिन जैसे हार्मोन का स्राव करती है, दूसरी ओर वो विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम्स हैं जैसे अल्फा एमाइलेज है, जैसे ट्रिप्सिन है, इनका स्राव करती है, और इस तरीके से एक मिश्रित ग्रंथि है। निम्नलिखित में से किस प्रकार में पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? दूसरा प्रश्न है। अब देखिए, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। यदि आपको जिप्सम का रासायनिक फार्मूला याद है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जिप्सम वह खनिज पदार्थ है जिसको गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपसुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशिया। देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है जो फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं उनका निर्माण करने के लिए, और इसकी कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में कोई भूमिका नहीं है। अन्य 3 विकल्प हैं, सिल्वर आयोडाइड जो आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है, लिथियम बाइकार्बोनेट जो गाउट अथवा गठिया के उपचार के लिए उत्तरदायी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूधिया मैग्नीशिया जो एंटासिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बगल में यदि आप देखें तो ये 8वां क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। सत्य नहीं है, यानी इसमें एक विकल्प सत्य नहीं होगा, 3 अन्य विकल्प सही होंगे। और आप ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे जातीय विविधता में कमी आती जाती है। ऐसी स्थिति में पहला ही विकल्प इसमें गलत दिया है। फिलहाल नीचे के 3 अन्य विकल्प हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जातीय विविधता में कमी आती जाती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा जातियाँ होती हैं और शीतोष्ण क्षेत्रों में सापेक्षिक रूप से कम होती हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वन क्षेत्रों में पाई जाती है। हाल में अमेजन नदी घाटी में वन क्षेत्र में जो है भीषण आग लगी थी और बहुत बड़ी मात्रा में जैव विविधता नष्ट हुई थी, फिर भी विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षावनों में रहती है। ये एक तरीके से करंट अफेयर्स का इशू है और ये विकल्प भी सही है। जातीय विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जब हम फ्रिजिड क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जातीय विविधता घटती जाती है। ये सही है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण जैविक सूचक का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेंस, गुलाब का पौधा, मेथिल मर्क्यूरी और सूरजमुखी का पुष्प। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। लाइकेंस बहुत प्रसिद्ध वनस्पतियां हैं और ये वायु प्रदूषण के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए इंडिकेटर स्पीशीज़ के रूप में कार्य करती हैं, सूचक प्रजाति के रूप में कार्य करती हैं। ये वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। बाईं ओर देखें, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। अकार्बनिक अम्ल का मतलब होता है इनऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल का मतलब होता है ऑर्गेनिक एसिड, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखिए, वैसे तो तुलसी के पौधे में ऑर्गेनिक एसिड भी पाए जाते हैं, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड भी पाए जाते हैं, लेकिन औषधीय गुणों के लिए तुलसी के पौधे में जो पदार्थ पाए जाते हैं फिनॉल, फ्लेवोनॉइड, सेपोनिन आदि होते हैं। ऐसी स्थिति में फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड का उत्तर सही विकल्प के रूप में दिया हुआ है। फिर इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। अब देखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित में से क्या सत्य है, अर्थात 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं जहाँ तक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स को अगर पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स यानी वनस्पतियों पर पूरी तरीके से आश्रित होते हैं। पहला विकल्प इसमें गलत है। दूसरा विकल्प है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं। उपभोक्ता कभी भी उत्पादक से ज़्यादा नहीं हो सकते, कंज्यूमर्स कभी भी प्रोड्यूसर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यदि कभी ऐसी स्थिति आती है तो ये अकाल की स्थिति होती है, कंज्यूमर्स ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स कम हो जाएंगे, पोषण के अभाव में कंज्यूमर्स की मृत्यु होने लगेगी। तीसरा, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर से अधिक है, ये सही विकल्प है, तीसरा विकल्प सही है। फिर चौथा विकल्प है द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है जो बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये विकल्प भी गलत दिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में सोडियम क्लोराइड एक प्रसिद्ध शाकनाशक होता है, एक प्रसिद्ध हर्बिसाइड होता है, इसका खरपतवार नाश करने में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर की बात है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पानी आदि की शुद्धि करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिर सुपोषण के संबंध में एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? सुपोषण का मतलब होता है यूट्रोफिकेशन। देखिए, सुपोषण का संधि विच्छेद किया जाएगा तो आशय होगा सुपोषण यानी अच्छा पोषण, और ऐसा लगता है कि एक धनात्मक कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरीके से एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरीके से एक ऋणात्मक कॉन्सेप्ट होता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये सुपोषण के कारण जो प्रजातीय विविधता होती है, जलीय प्रजातीय विविधता में भीषण कमी आती है, बहुत तेजी से कमी आती है। दो विकल्प ये है, जल निकाय के पोषक तत्व की संवर्धन घटना है, ये सही बात है। जब सुपोषण होता है तो वाटर बॉडीज यानी जल निकायों में जो ऑर्गेनिक रेजिड्यू होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए इसको सुपोषण कहते हैं। प्रथम दृष्टया लगता है कि एक अच्छी घटना है। अच्छा, इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपोनेंट के बढ़ने के कारण, इस तरीके से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन घटकों के बढ़ने के कारण धीमे धीमे वहाँ पर एल्गल ब्लूम होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो एल्गे या शैवाल होते हैं उनकी मात्रा बढ़ती है। परंतु इसके कारण जो है हम देखते हैं कि पानी के अंदर जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसकी मात्रा धीमे धीमे कम होती जाती है, और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा के कम होने का सीधा प्रभाव होता है कि जलीय जीवधारी नष्ट होते चले जाते हैं, उनकी मृत्यु होती चली जाती है। ऐसी स्थिति में पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प सही है। सुपोषण के संबंध में दोनों दिए गए विकल्प सही हैं कि जल के निकाय में पोषक तत्व के संवर्धन की घटना भी होती है और जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसके कारण प्रजातीय विविधता की कमी हो जाती है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। देखिए, मानव को एंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। एंथ्रोपस, मनुष्य मतलब एंथ्रोपस। और मानवीय गतिविधियां, जो मानव जिन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है उनको एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। ऐसी स्थिति मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण जो परिवर्तन होता है वो एंथ्रोपोजेनिक परिवर्तन पर्यावरण का कहलाता है। बी विकल्प इसका सही विकल्प है। बगल में यदि आप देखें तो गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। दलदल और मीथेन, दलदल जुगाली करने वाले जानवरों से, धान के खेत से, कोयले की खदानों से जो गैस निकलती है मीथेन के नाम से जानी जाती है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैसों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अब ये भी देखिए एक रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पहले भी कुछ परीक्षाओं में आ चुका है। पेरिस संधि होने के पश्चात जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में जो भारत ने आह्वान किया था, उसके पश्चात जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण हो चुका है। 120 से ज़्यादा देश इसके सदस्य हैं। भारत में गुरुग्राम में इसके सचिवालय की स्थापना की गई है। 100% ऊर्जा पर चलने वाले भारतवर्ष का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, इसमें दीव का विकल्प दिया हुआ है। दीव भारत का पहला ऐसा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता सूर्य से पूरी की जाती है। अच्छा, पहले से लेकर के 14 क्वेश्चन तक सीधे साइंस के थे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि 17वें और 19वें क्वेश्चन भी इस सीरीज में साइंस के ही दिए हुए हैं। 17वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में पारित हुआ था। फिर इसके पश्चात दिया है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके पश्चात जो अगला उसमें जो तथ्य दे रखा है, प्रोजेक्ट हाथी के संदर्भ में, प्रोजेक्ट एलिफेंट के संदर्भ में देखकर रखा गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसके पश्चात जो है हम देखते हैं कि 1982 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। और अंतिम है जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ऐसी स्थिति में 1, 3, 4 और 2 का विकल्प सही होगा। दिए गए विकल्पों में बी विकल्प एक सही विकल्प है। 17वें क्वेश्चन के बाद 19वां क्वेश्चन पुनः साइंस डिसिप्लिन से ही संबंधित है। अच्छा, आप अगर देखें तो लगातार जो है यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संबंध में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगातार एनएफएचएस है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जरूर एक बार अध्ययन कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इस सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV और मृत्यु का पंजीकरण। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह के लिए टेस्ट इसमें है, मृत्यु का पंजीकरण और स्कूल के पंजीकरण की भी चर्चा इसमें की गई है। लेकिन HIV के परीक्षण के संबंध में कोई भी आदेश इसके संबंध में नहीं दिया गया है, अर्थात इसको शामिल नहीं किया गया है। दिए गए विकल्प में HIV का जो परीक्षण है उसको शामिल नहीं किया जा सकता। 19वें क्वेश्चन के बाद 70 से लेकर के 79 नंबर तक के क्वेश्चन साइंस डिसिप्लिन से फिर से संबंधित हैं। मैं थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि साइंस से ही संबंधित प्रश्नों को आपको हल करवाना है, इसलिए हम सीधे साइंस के क्वेश्चंस को लिफ्ट करके आपके लिए हल करेंगे। 70वां क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। देखिए, चावल में जो चावल होता है उसके अंदर विटामिन B1 पाया जाता है और B1 की कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। तो जब हम चावल को पॉलिश कर देते हैं, चावल को 2 तरीके से धान से प्राप्त किया जाता है। एक विधि होती है मैकेनाइज्ड, जिसको हम कहते हैं पॉलिश किया हुआ, इसमें हम मशीन से चावल के धान के छिलके को उतार देते हैं। दूसरा विधि जो है प्राचीन विधि है, इसमें धान को उबाल दिया जाता है, पैरा बॉयल किया जाता है, आंशिक रूप से उबाला जाता है, उसको सुखा दिया जाता है, इसके बाद उसको कूटा जाता है, कूट करके प्राप्त किया जाता है। इस तरीके के चावल हल्के रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब हम धान को उबाल करके सुखा करके कूटते हैं तो उसमें विटामिन की एक लेयर मौजूद रहती है, उसके कारण बेरी नामक रोग नहीं होता है। लेकिन जब हम उनको मशीन से निकालते हैं, पॉलिश कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में बेरी नामक रोग हो जाने की संभावना होती है। तो बेरी रोग जो है ये पॉलिश किए हुए चावल के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन आप फिर से देखें, विटामिन B6 इसमें क्वेश्चन पूरा किया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन B6 धान की चोकर में विटामिन B1 के साथ स्लाइट मात्रा में, कुछ मात्रा में विटामिन B6 भी पाया जाता है। विटामिन B2 कॉड लिवर आयल। देखिए, कॉड लिवर आयल में तेल यानी वसाओं में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये तो शार्क और कॉड लिवर आयल में पाए जा सकते हैं। विटामिन B2 जो है वाटर सॉल्युबल होने के कारण इसमें नहीं पाया जा सकता। तो यदि आप रीज़न करना जानते हैं तो उस आधार पर भी निकल आएगा, यानी B2, विटामिन B2 का जो सोर्स दे रखा है कॉड तेल, ये गलत है। विटामिन E गेहूं के अंकुर के तेल में पाया जाता है। विटामिन K को अल्फा से प्राप्त किया जाता है। 72वां क्वेश्चन फिर से आप देखिए कि विटामिन और जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं उनसे संबंधित है। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से एक को कथन A तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अच्छा, कथन कारण के प्रश्नों को हल करते समय नए विद्यार्थी ध्यान दें कि जब आप कथन पढ़ें, उस कथन को पढ़ने के बाद क्योंकि बोलते हुए कारण के ऑप्शन को पढ़ें। जैसे ये लिखा है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते क्योंकि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक पदार्थों का ही संश्लेषण करते हैं। तो जब आप कथन कारण के क्वेश्चन में क्योंकि लगा करके पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या करते हैं अथवा नहीं। तो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, ये सही बात है। ज़्यादातर विटामिन को हम बाहर से ही प्राप्त करना होता है। कुछ ही विटामिन हैं जिनका संश्लेषण मानव के शरीर में हो सकता है। फिर अगला दिया है, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। अनिवार्य सूक्ष्म पोषक पदार्थ अनिवार्य होते ही इसलिए हैं क्योंकि इनको हमें बाहर से प्राप्त करना होता है, रिसोर्स करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कथन सही है और कारण गलत है। तो दिए गए विकल्प में जो C विकल्प है कि A सही है किंतु R गलत है, ये सही है। फिर अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन है, सूचियों की मिलान करने के लिए कहा गया है। केवलार,
टेक्सॉल, जिंक फॉस्फाइड और नाइट्रोसेल्यूलोज। अच्छा, केवलार जो है एक संश्लेषित रेशा है। केवलार जो है एक संश्लेषित रेशा है। इसको यदि हम देखें तो इसका प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती हैं उनका निर्माण करते समय। टेक्सॉल को टेक्सास वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, हिमालय में पाया जाता है। इसके ऊपर कई बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुके हैं, आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। टेक्सॉल जो है टेक्सास वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ये हिमालय में पाया जाने वाला एक ऐसा वृक्ष है जो रेड डेटा बुक में उल्लिखित है। ये भी क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है टेक्सास के संबंध में। और जो टेक्सॉल है ये कैंसर रोधी दवा है, विशेष रूप से गर्भाशय कैंसर की स्पेसिफिक दवा है। जिंक फॉस्फाइड एक रोडेंट नाशी है, एक चूहा नाशी है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड को अगर आप देखें तो कीटनाशी होता है, जिंक फॉस्फाइड एक रोडेंट नाशी होता है, एक चूहा नाशी होता है। और नाइट्रोसेल्यूलोज जो है एक विस्फोटक होता है। तो ऐसी स्थिति में टेक्सॉल का हम मिलान करेंगे, बी का विकल्प 2 सही हो जाएगा। बी का विकल्प 2 सही होगा। दिए गए विकल्प में अगर आप देखें तो बी का जो विकल्प 2 है, केवलार एक संश्लेषित रेशा है, ए का 2 और टेक्सॉल जो है ये कैंसर रोधी दवा है, बी का 3। इसके बाद जिंक फॉस्फाइड एक रोडेंट नाशी है और नाइट्रोसेल्यूलोज एक विस्फोटक है। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इसका एक सही विकल्प है। फिर दिया है निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने के पश्चात कुछ समय बाद गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ठोस पदार्थ जब सीधे वाष्पित हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, तो इसको ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर यह भी एक फैक्चुअल साइंटिफिक क्वेश्चन है, इसकी कोई बहुत विशेष व्याख्या नहीं की जा सकती है। 74 का विकल्प ए सही विकल्प है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर संचरण में निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं यूपीपीसीएस में। और ऑप्टिक फाइबर केबल में प्रकाश ऊर्जा का जो संचरण होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही होता है। और तब ऐसी स्थिति में ये विकल्प ए एक सही विकल्प है। फिर 76वां क्वेश्चन यदि आप देखें तो एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? वे जैव उत्प्रेरक, ये सही है। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो एंजाइम्स मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं वो प्रोटीन होते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि राइबोसोम्स में पाए जाने वाला राइबोजाइम एक एंजाइम माना जाता है, एक एंजाइम होता है और वो प्रोटीन वर्ग से संबंधित नहीं होता। तो अपवाद याद रखिएगा, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। राइबोसोम्स में पाए जाने वाला राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, परंतु प्रोटीन वर्ग से संबंधित नहीं होता। फिर अगला विकल्प उसने दिया है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ से वे उत्पादित होते हैं, जहाँ से वो उत्पादित होते हैं। अब ये विकल्प जो है अगर कुछ कंटेक्स्ट में हम देखें तो सही भी बैठता है और कुछ कंटेक्स्ट में सही नहीं भी बैठता है। यानी एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं तो जहाँ से वो रिलीज हो जाते हैं वहीं पर कार्य करते हैं, और कुछ कंटेक्स्ट में ये सही नहीं भी होता है। दिए गए विकल्पों में ऐसा लगता है कि 1 और 2 दोनों ही सही विकल्प होगा। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो नई गाइडलाइन है और ब्रेस्ट फीडिंग के संदर्भ में, स्तनपान के संदर्भ में जो भारत सरकार की नई गाइडलाइन है, उसमें ये बताया गया है कि शिशु को 6 महीने तक केवल और केवल माँ का आहार दिया जाना चाहिए, माँ का दूध ही उसको दिया जाना चाहिए, ऊपर से पानी भी नहीं पिलाया जाना चाहिए। और पहला जो उसको दूध की खुराक होनी चाहिए जन्म के आधे घंटे के भीतर यदि बच्चा स्तनपान कर लेता है, शिशु स्तनपान कर लेता है, तो अनेक रोगों के प्रति उसको प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है। 6 महीने तक पिलाया जाना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर से फीड किया जाना चाहिए, यानी उसको ऊपर से भी कुछ पोषक आहार दिए जाने चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार भी कहती है कि नवजात शिशुओं को ठीक है कि 6 महीने के पश्चात ऊपर से आहार दिया जाना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष तक यदि संभव हो तो उनको स्तनपान करवाना चाहिए, जिससे उनके लिए आवश्यक पोषक पदार्थ मिल सके। और माँ का दूध पूरी तरीके से संपूर्ण आहार को प्रदान कर देता है। ऐसी स्थिति में इसमें सभी पोषक पदार्थ होते हैं। जब बच्चा 6 महीने तक माँ के आहार पर ही निर्भर कर रहा है, उसके दूध पर ही निर्भर कर रहा है, तो सभी पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें लोहे की मात्रा कम होती है। यहीं पर एक चीज़ और याद रखें कि माँ के दूध में सापेक्षिक रूप से विटामिन डी की कमी होती है।
कम होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पर उसने लोहा क्वेश्चन पूछा है, अगर विटामिन पर पूछे तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में किस विटामिन का अभाव होता है, तो अब आप उसका विकल्प लगाएंगे विटामिन डी। हाँ, विटामिन डी की कमी होती है, इसीलिए बच्चे को धूप में रख करके तेल मालिश की जाती है। हिंदुस्तान में आप देखिए कि हमारे यहाँ शिशुओं की तेल मालिश इसी संदर्भ में की जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ 77वां का ए विकल्प सही है। 78वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे उसकी प्रयोगशाला में संश्लेषण कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ब्लैक गोल्ड, फुलरीन, ग्रेफीन और केवलार। देखिए दिए गए विकल्पों में केवलार, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, बुलेट प्रूफ जैकेट इससे बनाई जाती है, सबसे पहले 1965 के आसपास बन चुका था। इसके बाद फिर फुलरीन नामक जो कार्बन नैनो पदार्थ है उसका निर्माण हुआ था। ग्रेफीन नंबर 3 है। ब्लैक गोल्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों के द्वारा 2019 में भारत में संश्लेषित किया गया। यह गोल्ड के परमाणुओं से बना हुआ एक नैनो पदार्थ है, और क्योंकि गोल्ड से बना हुआ है इसलिए इसके नाम में गोल्ड है। और इसको रीअरेंज किया गया है, इसको पुनर्व्यवस्थित किया गया है, यानी गोल्ड के परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित करते हुए ब्लैक गोल्ड का निर्माण किया गया। काले रंग का दिखता है। विशेषता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर सकता है और सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसी स्थिति में भविष्य में इसके अनेक अनुप्रयोग संभव हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा संश्लेषित किया गया है। तो सबसे पहले केवलार हो गया 4, इसके बाद फुलरीन दूसरा नंबर, फिर ग्रेफीन तीसरा नंबर और फिर ब्लैक गोल्ड नंबर 1। 4, 2, 3, 1 का विकल्प बी में है, इसलिए इसका बी विकल्प एकदम सही है। बिब्लियोमेट्री आप लोग वैसे भी जानते हैं, कोई बहुत विशेष साइंस का नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर ये देखा जाए तो पुस्तकालय का एक नेटवर्क कार्य होता है। ये पुस्तकालय सेवा संबंधित एक नेटवर्किंग का कार्य होता है, जिसमें आप पुस्तकालय संबंधी विभिन्न सूचनाएं को प्राप्त कर सकते हैं। 78वें क्वेश्चन के बाद 79वां क्वेश्चन भी 79 क्वेश्चन भी साइंस से ही संबंधित है। 79वां क्वेश्चन साइंस से ही संबंधित है। अब बिब्लियोमेट्री, और इसके बाद फिर 81वां क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर से गहरी कार्बन वेधशाला से संबंधित है। गहरी कार्बन वेधशाला जो है ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को और आगे बढ़ाने के लिए सही है। ये गहरी माइक्रोबायल पारिस्थितिक तंत्र में क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। देखिए वैज्ञानिकों ने CDC जो DCO है, जो गहरी कार्बन वेधशाला है, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, उसका प्रयोग करते हुए प्रमाणित किया है कि पृथ्वी में लगभग 3 मील नीचे, यानी आप कह सकते हैं 4.5 से 5 किलोमीटर नीचे तक पृथ्वी की भूपरपट्टी के नीचे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन को एब्जॉर्ब कर रखा है। ऐसी स्थिति में दोनों ही विकल्प 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। फिर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कार्जेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण, परसिस्टेंट जो बायो पॉल्यूटेंट है उनके संबंध में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो है एक प्रोटोकॉल है। इसमें हरित गृह से संबंधित गैसों के संबंध में प्रस्तावित कटौती के बारे में चर्चा की गई थी। यही विकल्प डी विकल्प इसमें गलत है। कार्जेना प्रोटोकॉल, निगोया प्रोटोकॉल और रियो डी जेनेरियो का जो प्रोटोकॉल है, तीन प्रोटोकॉल हैं जो बायोसेफ्टी से संबंधित है। इसी तरीके से मॉन्ट्रियल है, लंदन है और बीजिंग समझौता है, ये सारे के सारे जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल्स हैं। गलत हो। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा। देखिए जब हम ट्रॉफिक लेवल पर पिरामिड में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ऊर्जा की स्थानांतरण होता है और ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा की मात्रा घटती है, बी विकल्प इसमें सही है। फिर 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी की नील हरित शैवाल का प्रयोग जो है धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्लू ग्रीन एल्गी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एकदम सही विकल्प है और ये हमारा सही उत्तर होगा। स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। धुआं अथवा स्मॉग का निर्माण नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से होता है। जब वाहन चलते हैं, ठंडे प्रदेशों में चलते हैं और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में स्मॉग का निर्माण होता है और ये एक वायु प्रदूषण का घटक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण संबंधित ग्लोबल 500 पुरस्कार एक विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार है।
ब्लैक होल से संबंधित एक क्वेश्चन है, हालांकि एक ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी का भी क्वेश्चन है, लेकिन साइंस में भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्याम वेवर या ब्लैक होल एक सिमट गया तारा होता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, ये भी बायोडाइवर्सिटी संबंधित क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट भारत का बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी भारत में पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। सी विकल्प इसका एक सही विकल्प है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो 143वां क्वेश्चन जो है वो साइंस का क्वेश्चन है। फिर से मैं तेज़ गति से आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने पहले से ही लिख रखा है कि साइंस के कहाँ कहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ऐसी स्थिति में हम देख करके आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करा दे रहे हैं। तो 143वां क्वेश्चन जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। 143rd क्वेश्चन, आइए पहले उसका अवलोकन कर लिया जाए। 143वां क्वेश्चन जो है वो हाँ चंद्रयान द्वितीय से संबंधित है। चंद्रयान द्वितीय को निम्नलिखित में से किस प्रमोशन यान से प्रक्षेपित किया गया था? करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। GSLV Mk3 M1 का प्रयोग करते हुए चंद्रयान द्वितीय को प्रमोचित किया गया था। 143वें क्वेश्चन के बाद 145वां क्वेश्चन है, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? देखिए, इंसेक्ट्स का रक्त सफ़ेद होता है, हीमोलिम्फ कहलाता है। और इसमें यदि आप देखें तो तिलचट्टे का जो रक्त है वो सफ़ेद माना जाता है। ऐसी स्थिति में दिए गए विकल्प में तिलचट्टा अथवा बी विकल्प एक सही विकल्प है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दाल लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहलाती हैं। इनकी जड़ों के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम संयुक्त होते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इनके लिए उपलब्ध कराते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि आवेश जो समान प्रकार का आवेश होता है प्रतिकर्षण के कारण बुलबुले को फैला देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? ऑक्सीटोसिन, हार्मोन, एस्पार्टेम, संश्लेषित मधुकर, न्यूप्रिन विशिष्ट रबर और रेयन रूपांतरित स्टार्च। देखिए, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, मेल हार्मोन है। एस्पार्टेम जो है ये एक मधुरक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। न्यूप्रिन एक विशिष्ट रबर है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। रेयन रूपांतरित स्टार्च होता है, यही गलत विकल्प है। फिर कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं? कपास, केश, लूत, खुर। ये सीधा नियम जान लीजिए, जितनी भी वनस्पतियों से रेशे प्राप्त होते हैं, कपास है, जूट है, सन है, सनई है, ये सब के सब सेलुलोज होते हैं। और जितने भी जंतुओं से प्राप्त रेशे होते हैं, केश, बाल हो गया, खुर हो गया, लूता हो गया, इसी तरीके से रेशम हो गया, इसी तरीके से ऊन हो गया, ये सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। तो कपास इसमें सही विकल्प है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो अब ऐसी स्थिति में जो आप देखिए कि जो संचलन, संवहन, विकिरण दोनों से ही ऊष्मा की हानि प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सी विकल्प इसका सही विकल्प है। तब आज के लिए इतना ही। साइंस के आए हुए प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। आगे इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे और इसके पश्चात अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इन्हीं प्रश्न पत्रों के आए हुए क्वेश्चंस को क्रमशः आपके साथ हल करेंगे। यदि आपको ये उपयोगी लगता हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई और भी डिमांड है तो सब जो है आप जा करके बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको लिख सकते हैं। शीघ्र ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अन्य प्रकार के जो क्लासेस हैं उनको भी हम लोग कंडक्ट करवा सकें। विशेष रूप से एनवायरनमेंट के संबंध में आप लोगों ने मांग की है, और एनवायरनमेंट संबंधित जो है क्लासेस भी इन प्रश्न पत्रों को हल करने के बाद हम लोग पुनः प्रारंभ करेंगे। थैंक्स।